साथियों नमस्कार। एक निवेदन है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर कहानी को सुनिएगा। पारिवारिक कहानी है और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह स्टोरी है रायपुर की। रायपुर के एक ग्रामीण अंचल में रहने वाला परिवार। बेटी पढ़ने में काफ़ी अव्वल और होशियार थी। उसकी स्नातक की पढ़ाई हो जाती है। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी होती है तो अपने माता पिता से कहती है कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे पिताजी दिल्ली भेज दीजिए। पिताजी उसके बेंगलोर रहते थे। वो असमर्थता जताते हैं, कहते हैं बेटी मैं भी बाहर रहता हूँ, तुम ऐसा करो कि अपने ही शहर में रहकर पढ़ाई करो। तो बेटी भी उसमें राजी हो जाती है और गांव से आकर रायपुर शहर में रहने लगती है। साथियों, शहर में एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग करने जाने लगती है, पढ़ाई करने। कुछ दूरी पे 1-2 किलोमीटर के दूरी पर उसका कमरा होता है। साथियों, वहाँ से डेली अप डाउन करती है। समय बीतता है, पढ़ाई अच्छी चल रही होती है। आईएएस की तैयारी में बिटिया लगी हुई है। एक दिन अचानक से बच्ची कोचिंग से कमरे की तरफ निकलती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उस बच्ची को काफ़ी चोटें आती हैं, काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। वहाँ से एक रिक्शा वाला गुजर रहा होता है। साथियों, रिक्शा वाला देखता है कि बिटिया एक चोटिल घायल में रोड पे गिरी हुई है। वो उसको उठाता है। पहले तो सोचता है कि हो न हो, पता नहीं कैसी है। पहले डरता है, लेकिन इसके बाद काफ़ी हिम्मत करता है। देखता है कि काफ़ी चोट टाइप समझ में आ रही है, इसको चोट लगी है, इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। वो तुरंत लेकर उस बच्ची को अपने रिक्शा में बैठाता है और रायपुर के एक अच्छी अस्पताल में पहुंचता है। वहाँ एडमिट करवा देता है। एडमिट कराने के बाद उस बच्ची के हाथ में एक डायरी होती है। उस डायरी में कुछ फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। साथियों, वो हर फ़ोन नंबर पे संपर्क करता है, लेकिन कोई फ़ोन नंबर उठता नहीं है। साथियों, उसकी हालत थोड़ा नाजुक हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड कुछ निकल जाता है। तो डॉक्टर ब्लड की मांग करते हैं, लेकिन वो रिक्शा वाला बताता है हुजूर मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो नंबर इसमें दिए हुए हैं मैंने संपर्क किया, किसी का संपर्क हो नहीं रहा है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। तो रिक्शा वाला कहता है हुजूर ऐसा करिए, आप मेरा ब्लड चेक करवाइए, अगर मेरा ब्लड मिल जाता है तो मेरे जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं ब्लड दे दूँगा। डॉक्टर साहब उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं और दोनों का मैचिंग कर जाता है। ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, 1 यूनिट की ज़रूरत होती है। लड़की को चढ़ा दिया जाता है। साथियों, चढ़ाने के बाद कुछ दिन बीतता है। उस रात कि जैसे सुबह होती है पुनः फ़ोन लगाया जाता है लड़की के घर वालों के पास। उसमें जो डायरी में नंबर होते हैं तो उनके पिता के पास नंबर लग जाता है। पिता से बात होती है, वो बताते हैं कि मैं लड़की का पिता हूँ, मैं बेंगलोर रहता हूँ। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी इस हालत में है। वहाँ से परिवार से लोग पहुँचते हैं। साथियों, धीरे धीरे बच्ची ठीक होती है। ठीक होने के बाद बच्ची को घर लाया जाता है। लाने के बाद वह पुनः जब स्वस्थ हो जाती हैं तो अपने कोचिंग संस्थान पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं। रिक्शा वाला उसी क्षेत्र में रिक्शा चलाता है। उसका जो काम था वो नित्य अपना काम करने लगता है। एक दिन वह बच्ची को देखता है तो कहता है यही बच्ची तो है वह जिसको मैंने अस्पताल में एडमिट कराया था। उसको कहता है सुनिए जी, आप ठीक हो गई हैं। वो बच्ची जब रिया इसी सुनती है तो सोचती है ये कौन है, क्योंकि वह बेहोशी हालत में थी जब वह रिक्शा वाला उसको एडमिट किया था। तो
जब उसका हाल चाल लेने का वह प्रयास करता है तो अचानक से चौंकती हैं रिया। लड़के का नाम देवेश था। कहती हैं तुमको कैसे पता मैं किस हालत में थी? देवेश कहता है कि मैंने ही तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था। पूरी घटना और हिस्ट्री उससे बयां करता है। तब लड़की सोचती है कि लड़का दोनों ठीक ठाक देखने में होते हैं। लड़की तो सुंदर थी, 20-22 साल की रिया थी। लड़का भी 23-24 साल का था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो वो रिक्शा चलाने लगा था, लेकिन उसकी ठीक ठाक इनकम हो रही होती है। साथियों, जब पूरी हिस्ट्री बता देता है तो लड़की के मन में उसके प्रति कुछ भाव अपनापन जागृत होता है। दोनों आपस में एक मित्रवश फ़ोन नंबर ले लेते हैं। लड़का कहता है चलो मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। लड़का चला जाता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इसके बाद लड़की उतरती है और उसको पैसे देने लगती है तो लड़का मना कर देता है। कहता है चलो हो गया, हम लोग मित्र हैं। लेकिन लड़की कहती है नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम ऐसा करना कि मेरे कोचिंग के टाइम के वक्त तुम मुझे कोचिंग में छोड़ देना और जब मैं आऊँगी तब भी तुम मुझे छोड़ दिया करो। मैं दूसरे रिक्शे वाले को पैसा देती हूँ, वही पैसा तुम्हें दे दूँगी। रिक्शा वाला मान जाता है और पैसे ले लेता है। अब जब उसका टाइम रिया का होता है तो देवेश के पास फ़ोन लगा देती है 5 मिनट पहले कि मुझे चलना है। देवेश कहीं किसी मोहल्ले में होता है, वहाँ से अर्जेंट निकल लेता है। साथियों, यह परंपरा धीरे धीरे चलने लगती है। दोनों में अच्छी बैठने लगती है। एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख भी साझे करने लगते हैं। समय बीतता है। रिया को देवेश पसंद आने लगता है। इधर माता पिता बेटी की शादी की चर्चाएं करने लगते हैं। बिटिया गांव पहुंचती है। पिता भी आए हुए हैं। दिवाली का त्योहार होता है। बेटी कहती है पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिता कहते हैं बताओ बेटा क्या बात है? कहती है आप मेरे लिए लड़का हेर रहे हैं, लेकिन मैं पहले से ही एक लड़के को पसंद करती हूँ। जब बेटी यह बात बताती है, पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, तुमने पसंद किया होगा तो अच्छा ही होगा। तुम्हारी पसंद में ही हम लोगों की पसंद है, लेकिन बताओ लड़का करता क्या है? रिया बताती है पिताजी वह रिक्शा चलाता है। जब ऐसी बात बताता है तो उसके पिताजी एकदम बिल्कुल भड़क से जाते हैं। कहते हैं मैं सब कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी शादी एक रिक्शे वाले से नहीं करूँगी। जब यह बात रिया सुनती है तो कहती है पिताजी क्यों? वो अपना खर्चा पानी चला लेता है, अच्छा काम करता है, खुद का बिजनेस है। उसके पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, अभी तुम इस बात को नहीं समझ रही हो। साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मित्ता ठीक है। बेटी कहती है कि पिताजी मैंने उससे प्यार किया है, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं। साथियों, परिवार से उसको ऊपर काफ़ी दबाव बना दिया जाता है कि तुम्हारी शादी वहाँ कतई किसी हालत में नहीं होती। दोनों के संपर्क हो रहे होते हैं, बातचीत होती है। उसके फ़ोन नंबर भी उसके पिता मोबाइल भी ले लेते हैं और उसको एक नई सिम डाल के मोबाइल दे दिया जाता है ताकि उस लड़के से बातचीत ना हो सके। जब देवेश और रिया का संपर्क नहीं होता, रिया इस समय गांव होती है, तो देवेश सोचता है कि क्या बात हो गई है, रिया के कहीं मोबाइल तो नहीं खो गया है। साथियों, इधर रिया की शादी की काफ़ी जोरों पर तैयारी चलने लगती है। पढ़ाई में चूँकि अव्वल तो होती हैं कम। उधर पिताजी उनके जो थे, इधर बिटिया की जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम दी होती है MPPSS PCS का, उसका रिजल्ट आ जाता है। साथियों, उसमें उनका STM के पद पर चयन हो जाता है। अच्छी रैंक आती है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। लोग घर माता पिता मिठाइयाँ बांटते हैं। अब इस समय उनके पिता के खुशी का ठिकाना नहीं होता। सोचते हैं कि अब बेटी की
ज्वाइनिंग हो जाए, अच्छे से किसी बड़े अधिकारी के साथ बेटी की शादी करेंगे। घर में खुशहाली का माहौल होता है। इधर देवेश का जीवन अब बेचैनी में बीत रहा होता है, क्योंकि जब यहाँ रिया और देवेश का मित्रता अच्छी हो गई थी तो रिया ने ही देवेश को प्रपोज कर दिया था कि हम शादी आपसे ही करेंगे। लेकिन देवेश के मना करने के बावजूद देवेश ने कहा था मित्रता ठीक है लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन रिया ने कहा था कि भरोसा रखिए, अगर मित्रता है तो शादी होगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है तुम ऑटो चलाते हो, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हें सारी व्यवस्था करूँगी। मैं कहीं ना कहीं मेरी जान जरूर लग जाती है। समय और नक्षत्र का खेल देखिए, लड़की की अच्छी पोस्टिंग पे जॉब लग जाती है। एक दिन देवेश को वह अपने घर की बातों ही बातों में सारा पता दे देती है। देवेश सोचता है रिया से मेरी बात नहीं होती, क्यों ना उसके घर चला जाए। साथ में अचानक सा देवेश एक दिन तैयारी बनाता है और रिया के गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद उसका पता पूछता है, क्योंकि अब काफ़ी प्रचलित चेहरा हो चुका था, अधिकारी बन गई थी। जब पूछता है तो लोग बताते देते हैं कि फला दूरी पर, इतनी दूरी पर उनका घर है। देवेश वहाँ पहुँचता है, रिया अंदर होती हैं। उनके माता पिता और भाई गेट पे ही मिल जाते हैं। देवेश बताता है कि मैं रायपुर से आया हूँ, रिया से मिलना चाहता हूँ। तो उसके पिता पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो बताता है कि हम और रिया एक अच्छे दोस्त हैं, मैं रिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। उसके पिता जब इतना कहते हैं तो भड़क से जाते हैं, कहते हैं तुम जानते हो वो कौन है साथियों। वो कहता है कि वो मेरी एक अच्छी मित्र है। अभी ये कौन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एक बार आप लोग उसे मुझसे मिलवा दीजिए। साथियों, रिया को बुलाया जाता है। रिया गेट पे आती है, जब उसको देखती है तो पहचानने से इनकार कर देती है। देवेश कहता है रिया हम तो एक अच्छे मित्र थे, तुम ही ने मुझे प्यार का भरोसा दिलाया और शादी का ऑफर किया था। मैंने उस समय भी तुमको मना किया था, लेकिन आज तुमने प्रेम का दीप जगा के तुम ही ने मना कर रही हो। रिया वापस चली जाती है। मैं कहती है कि मैं आपको पहचानती नहीं। जब इतना यह कहता है तो इसके रिया के भाई नाराज हो जाते हैं और उस लड़के को पीटने लगते हैं। साथियों, जब पीटने लगते हैं तो रिया तक आवाज़ पहुंचती है। रिया भागी हुई आती है और लड़के की धार बनकर आगे खड़ी हो जाती है। वो कहती है खबरदार, कोई इस लड़के को हाथ भी नहीं लगाएगा। सब लोग अवाक से खड़े हो जाते हैं। लड़की कहती है पापा तुमने मना किया, मैं इससे बात नहीं करती। तुम लोगों ने ही मना किया कि इससे शादी नहीं करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, शादी नहीं करती, लेकिन तुम लोग इसको दंड क्यों दे रहे हो? जब सारी बातें मैंने तुम लोगों की मान ली। साथियों, रिया कहती है कि जब मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तब मुझे कोई नहीं था, तुम न भाई थे मेरे न पिता थे, किसी से संपर्क नहीं हो रहा था। यही वह लड़का था जो मुझे मुसीबत में मेरी मदद किया था, मुझे खून भी दिया था। आज तुम लोग इसी को मार रहे हो, इसी के बदौलत मैं आज जीवित हूँ। साथियों, जब इतना बात कहती है तो उसके भाई पीछे हट जाते हैं। लड़की वहाँ से कहती है कि अब मैं शादी करूँगी तो देवेश से ही करूँगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। माता पिता मजबूर हो जाते हैं और दोनों के आपसी प्रेम और लगाव के आगे झुक जाते हैं। कहते हैं प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता, और दोनों की आपसी रजामंदी से परिवार भी सहमत होता है। उनकी शादी करवा दी जाती है रीति रिवाजों के द्वारा।
देवेश लड़की को लेकर अपने गांव पहुंचता है, माता पिता से बताता है। जैसे ही दरवाजे पहुंचता है, माँ आती है, बेटा मिलता है। माँ पूछती है, बेटा ये कौन है? बेटा कहता है, माँ ये तुम्हारी बहू है। परिस्थिति ऐसी थी कि तुम्हें बुला ना सके, लेकिन बहू लेके आए हैं। बहू काफ़ी सभ्य और सुशील होती है। ससुराल में उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत, आओ भाव सत्कार किया जाता है। साथियों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार।